नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे कुदरत के कहर की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून नगर निगम के आपदा सेवा पखवाड़े का शुभारंभ किया, जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। स्वच्छोत्सव अभियान के तहत शहर के सभी 100 वार्डों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान कूड़ा हटाने, आपको बता दें पृथक्करण के लिए प्रेरित करने और कर्मचारियों के स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जाएंगे। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जीपीएस की मदद से सफाई वाहनों की निगरानी होगी। वहीं महापौर सौरभ थपलियाल ने लोगों से अभियान में सहयोग करने की अपील की। लोकप्रिय विधायक खजानदास जी, महानगर सुखदास जी, सम्मान्य मंच के 17 तारीख से सेवा पखवाड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस से शुरू किया गया और उसके निमित्त विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें से एक कार्यक्रम आज ये प्रदर्शनी आप देख रहे होंगे जो कार्य मोदी जी के कार्यकाल में हुए और जो करने जा रहे हैं उसके आपने प्रदर्शनी देखी है। किंतु उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में ये आपदा सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि जो जिस तरह की आपदा उत्तराखंड में आई है विभिन्न क्षेत्रों में, और उसमें देहरादून भी अछूता नहीं है। देहरादून में भी कुछ जानें चली गई है, लोगों के घर उजड़े हैं, पानी भरा है लोगों के घरों में, बहुत बड़ी आपदा इस समय है और इसको देखते हुए इसका नाम भी परिवर्तित कर दिया गया है। अब आपदा सेवा पखवाड़े के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं, जो दिशा निर्देश हमारी भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाता है, उसी के निमित्त हम आगे बढ़ रहे हैं। सवाल ये है कि सेवा पखवाड़ा के अनेकों कार्यक्रम निश्चित हैं। इसके तहत जहाँ हमने स्वच्छता के कार्यक्रम लिए, हमने कार्यक्रम की श्रृंखला में मोदी के जन्म दिवस के दिन हमने ब्लड डोनेशन के कैंप किए। आज भी कार्यक्रम बने को स्थान पर चल रहे हैं, स्वास्थ्य के शिविर लग रहे हैं और मोदी जी द्वारा जो पूरे देश के अंदर जिस प्रकार के विकास कार्यों को किया गया है वो जनता को उन कार्यों से उनका एक अनुभव आम व्यक्ति तक पहुंचे, उसकी जानकारी जाए, उसके लिए अनेकों सभी नगर निगमों में प्रदर्शनियाँ लगी हुई हैं और देश के नागरिक इन प्रदर्शनियों में मोदी के कार्यों की उन झलक को देखते हैं और अब देश पर गौरवान्वित जो प्रधानमंत्री जी के कार्यों के प्रति अपनी कृतज्ञता भी व्यक्त करते हैं। मैं कह सकता हूँ आज का एक कार्यक्रम यहाँ पर नगर निगम के प्रेक्षागृह में हुआ है और क्योंकि उत्तराखंड देवी आपदा क्षेत्र हो गया है और हमने अब सेवा के कार्यों को, सेवा पखवाड़ा जो प्रधानमंत्री जन दिवस से प्रारंभ हुआ था, उसको हमने आपदा सेवा पखवाड़ा के रूप में उसको मनाने का काम किया है और उसको पूरी क्षेत्र में आपने कार्यकर्ताओं से उत्तराखंड में जल्द ही मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू होने वाला है, जिसके चलते 2025 की मतदाता सूची का मिलान साल 2003 की वोटर सूची से किया जाएगा। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने इस पहल का स्वागत किया और कहा कि जैसे जैसे प्रदेश का डेमोग्राफी सिस्टम बदल रहा है, चुनावी प्रणाली को दुरुस्त करना जरूरी है। एसआईआर से कई समस्याओं के समाधान संभव होंगे। कि मैंने ये कहा था कि यहाँ पर जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज हो रहा है उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हमारा इलेक्टोरल सिस्टम जो है वो फूल प्रूफ बने, ठीक बने। और उसी को लेकर मैंने माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा भी की थी कि यहाँ पर भी ऐसा बिहार की तर्ज पर एसआईआर शुरू होना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने बातचीत शुरू की और आज उसकी कवायद भी शुरू हो गई है और उत्तराखंड में बहुत जल्दी एसआईआर शुरू होने वाला है। इसका हम स्वागत करते हैं और मैं समझता हूँ इसके कारण बहुत सारी चीजों का समाधान होने जा रहा है। हरिद्वार में बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल हुए नेताओं का सम्मान समारोह हुआ। राज्य मंत्री सुनील सैनी के नेतृत्व में ओबीसी समाज ने नेताओं का स्वागत किया। समारोह में जिला अध्यक्ष बोले कि सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करेगी। वहीं नई टीम में ओबीसी समाज की मजबूत मौजूदगी दिखाई दे रही है, जिसे पार्टी 2027 चुनाव में अहम फैक्टर मान रही है।
हमारे प्रदेश के नेतृत्व ने हरिद्वार जिले के कई नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिनमें कुछ प्रमुख नाम आदरणीय स्वामी यतीश्वरानंद जी का है, जिनको प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व दिया गया है। आदरणीय राकेश गिरी जी का है, जिनको प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व दिया गया है। हमारे अनीश गौड़ जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा बनाया गया है। विकास तिवारी जी हैं, उनको मीडिया में सह प्रभारी का दायित्व दिया गया है। हमारे सचिन अग्रवाल जी हैं, उनको हमारे संयोजक बनाया गया है। तो ऐसे सभी नेताओं को समायोजित किया है। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं हमारे प्रदेश नेतृत्व का, और उसी दृष्टि से आज उन सभी लोगों का यहाँ जिला कार्यालय पर ओबीसी मोर्चा द्वारा स्वागत कार्यक्रम रखा गया था और उन सभी का सम्मान हमारे द्वारा किया गया। बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह जुट गई है। पार्टी ने संगठन को सुदृढ़ किया है और 2022 में टिकट ना पाने वाले कई नेताओं को संगठन में जिम्मेदारी भी दी गई है और अब चर्चा है कि इन्हें संगठन में जोड़कर चुनावी मैदान में नहीं उतारा जाएगा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस पर स्पष्ट बयान दिया। सुनिए क्या कुछ कहा महेंद्र भट्ट ने। तो जिनको हमने पार्टी में लिया है उनसे संगठन के कार्यों का हावी रखा है, वो संगठन के कार्य में और आगामी 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें बड़ा पूरा समय देंगे। तो कार्यकारिणी सामने आई है, इसमें उन्हीं लोगों को जगह मिली है जो भाजपा का कार्यकर्ता है, क्योंकि कई लोग ये है कि जो लोकसभा चुनाव से भी कांग्रेस या अन्य दलों से पार्टी में आए उन्हें इसमें जगह नहीं दी गई है। तो क्या माना जाए कि पार्टी के संगठन में काम करने लायक नहीं ऐसे लोग? नहीं, सभी लोगों को हम सहयोग मिलेगा, तो दलों से जुड़े हैं। अभी उसमें बहुत विस्तार हमको करना है, भविष्य में विस्तार आपको दिखाई देगा। भारतीय जनता पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन बना दिया है और संगठन की नई टीम जो है खड़ी भारतीय जनता पार्टी ने कर दी। ऐसे में जब से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी गठित हुई है, संगठन तैयार हुआ है, तब से कई तरह की चर्चाएं प्रदेश में हैं। दरअसल इस सूची पर अगर गौर किया जाए तो इस सूची में कई ऐसे चेहरे हैं जो 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके और जिन्होंने 2022 में विधानसभा चुनाव में टिकट की मांग की थी, लेकिन पार्टी की तरफ से उन्हें टिकट नहीं मिला। ऐसे में अब उन्हें जो है संगठन में शामिल किया गया है और अभी भी कई ऐसे चेहरे हैं जो 2027 में चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ऐसे में अब जिसको इसको लेकर जो है जब महेंद्र भट्ट जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने सीधे तौर पर इसका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो संगठन में जोड़े गए हैं उन्हें अभी, उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया कि अभी जो है उन्हें संगठन में का काम करना है और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी करनी है। ऐसे में जो लोग 2027 में चुनाव लड़ना चाहते हैं, हालांकि चर्चा ये भी है कि जिन्हें पार्टी ने संगठन में जोड़ा है उन्हें 2027 में टिकट मिले या ना मिले इसको लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। ज्यादा संभावना यही है कि जो लोग संगठन में जोड़े गए हैं उन्हें 2027 में पार्टी चुनाव नहीं लड़ाना चाहती। तो ऐसे में अब जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ये बात कही है, सीधे तौर पर तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन घुमाकर उन्होंने अपनी बात जो कही है जिसमें कि उन्होंने कहा अभी उन्हें संगठन का काम करना है। तो ऐसे में अब जो लोग संगठन में शामिल किए गए वो 2027 में क्या चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, यह तमाम चीजें देखने वाली होंगी और पार्टी उन्हें जो है चुनाव लड़ाती है या नहीं लड़ाती ये तमाम चीजें भी देखने वाली होंगी। लेकिन अभी जो है भारतीय जनता पार्टी ने 27 को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं और संगठन में जिन्हें भी शामिल किया गया है संगठन के पदाधिकारियों को जो है संगठन का काम करने और 2027 की तैयारी करने की बात जो है उन्होंने कही है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 2027 में इस सूची में से जो संगठन में शामिल किए गए इनमें से कितने ऐसे चेहरे हो सकते हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ाती है, या फिर इनमें से किसी को भी जो है भारतीय जनता पार्टी 2027 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ानी। ये अभी आने वाले वक्त पर निर्भर करता है और ये चीज देखने वाली होगी। अपने सहयोगी रोहित के साथ मैं रुंग सैनी, जनता टीवी, देहरादून। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दिशा समिति की पहली बैठक हुई। मीटिंग में केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए, पारदर्शिता के साथ काम हो ताकि अधिक से अधिक लोग शीघ्र लाभान्वित हो सके। उन्होंने सौर ऊर्जा आधारित पंपों की स्थापना, शेष गांव तक सड़क सुविधा, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार सृजन पर भी जोर दिया।
उन्होंने कहा कि जनता की सुविधा ही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हल्द्वानी में एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप का भव्य आगाज हुआ है। 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में 17 देशों के 250 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया और खिलाड़ियों से परिचय भी लिया। सीएम धामी ने कहा कि ऐसे आयोजन खेल और खिलाड़ियों के साथ साथ पर्यटन कारोबार को भी फायदा पहुंचाते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि स्टेडियम की सुविधाओं को और मजबूत करेंगे। मैं चंडीगढ़ से आई हूँ स्टेट खेल के, अभी एशियन में आई हूँ और अच्छा लग रहा है। यहाँ के फैसिलिटीज़ वगैरह सब अच्छी हैं। अभी हमारे मतलब खेलने बाउट शुरू होने वाले हैं, नॉकआउट शुरू होने वाले हैं। उनके लिए बड़ी होपफुल हूँ, मेडल लाने की पूरी कोशिश है और ओलंपिक्स भी जल्दी जल्द जाने वाली है। एशियन क्रेडिट कप का आयोजन निश्चित रूप से हमारे राज्य के अंदर खेल प्रतिभाओं को और खेल स्थान जो हमारे बने हुए हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा बना हुआ है, उन सभी को कहीं ना कहीं इससे प्रोत्साहन मिलेगा, आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से हमारे स्थानीय खिलाड़ियों को भी राज्य के अंदर आगे बढ़ने के अवसर भी मिलते हैं और उनके अंदर एक प्रेरणा भी मिलती है। और हल्द्वानी में एशियन फेंसिंग का एक कप होना निश्चित रूप से यहाँ के सभी हमारे कारोबारियों को, होटल व्यवसायियों को, पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वालों को, व्यापारियों को, सभी प्रकार से उनके लिए भी एक बहुत बड़ा रोजगार का और उनके व्यापार का बड़ा माध्यम बनेगा। 21 कंट्री की एंट्री हुई थी, उसमें से 17 कंट्री ने क्वालिफाई किया। 4 कंट्री को अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ पाए, बट हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबके वीज़ा लगाए, वीज़ा सबके क्लियर हुए, तो हमारी तरफ से कोई भी कमी नहीं रही। सर, कितने दिन का ये गेम चलना है, कब फाइनल होगा? ये आज से स्टार्ट होगा, 22 तारीख को फाइनल इसका। अब इसमें 192 प्लेयर्स हैं, 50-60 ऑफिशियल भी हैं, तो टोटल मान चलो 250 लोग हैं और अच्छा रहेगा, अच्छा फंक्शन रहेगा। देहरादून के और सहस्त्रधारा में हाल ही में हुई बारिश और बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। रायपुर और मसूरी विधानसभा क्षेत्र में सड़कें टूट गई हैं, आवागमन प्रभावित हुआ है, लोगों के घर, होटल, रिजॉर्ट भी प्रभावित हुए। वहीं गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे और विधायक ने आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया। बता दें कि पीडब्ल्यूडी और बीआरओ की टीम की मदद से मालदेवता के वैकल्पिक मार्ग चालू कर दिया गया है। लोगों से रात में आवागमन ना करने की अपील की गई है। तो बड़े पेड़ आए, बड़े बड़े पेड़ अभी आप देखना सामने दिखेंगे। उन्होंने जो सोंग का मूल रास्ता था उसे बंद कर दिया और वो सारा आके ये वाल्दी नदी में, अब इसमें 3 नदियां मिल गई। वाल्दी जो सरदारा से आती है, सोंग जो उधर से आती है, बांदल जो एक और है जिससे पूरे देहरादून के पानी की सप्लाई होती है। ये तीनों नदियां आके यहाँ पर मिल गई और उनकी वजह से जब क्षमता से ज्यादा लोड पड़ेगा तो आप समझती हैं, तो ये हमारी सड़क को ले गए, मतलब आपदा में नदी का बहाव ले गया। लेकिन हमारे भी प्रशासन ने पूरी ताकत लगा के आम जन की सहायता का ये काम किया। हरिद्वार से मुख्यमंत्री धामी के करीबी और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद को बीजेपी ने प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। 2022 में हरिद्वार ग्रामीण सीट से हार के बाद अब 2027 चुनाव को लेकर उनकी भूमिका अहम मानी जा रही है। इसको लेकर हमारे संवाददाता ने स्वामी यतीश्वरानंद से खास बातचीत की, सुनिए। जनता पार्टी की नई कार्यकारिणी का निर्वाचन हुआ है, प्रदेश कार्यकारिणी नियुक्त की गई है। प्रदेश उपाध्यक्ष हरिद्वार से बनाए गए हैं स्वामी यतीश्वरानंद जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। स्वामी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है, बड़ी जिम्मेदारी हरिद्वार जिले से सरकार देख रही है। मैं सबसे पहले अपना केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के नेतृत्व, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है। वो पार्टी मुझे जिस भी काम में लगाएगी मैं उसका बड़े तन मन धन से
उसका पालन करूंगा और रिजल्ट देने की कोशिश करूंगा। हरिद्वार से आपको बनाया गया है, बड़ी जिम्मेदारी है, 2027 का चुनाव भी नजदीक है, क्या समीकरण रहने वाले हैं 2027 के हिसाब से? पिछली बार हमारी हरिद्वार में 8 विधानसभाएं थी और अब की बार सबका ये प्रयास होगा कि 8 सीटें तो लेके आनी, उसमें 2 सीटें और बढ़ाई जाए। धामी जी और भट्ट जी की जो छाप है वो इस पूरी प्रदेश कार्यकारिणी में देखी जा रही है, उनके आप करीबी माने जाते हैं, 2027 में चुनाव नजदीक है, अनुपमा रावत को कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? वो तो चुनाव में पता लगेगा 2027 के चुनाव में, और मैं समझता हूँ अब की बार हरिद्वार ग्रामीण की जनता का मन है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जिताना जरूरी है। तो एक बार पूरा कैबिनेट मंत्री कैबिनेट मंत्री देख रहे 2027 में वो तो पार्टी क्या करते हैं। ये थे हमारे साथ स्वामी यतीश्वरानंद जी, अपने कैमरामैन के साथ हर सैनिक, जनता टीवी हरिद्वार। देहरादून में 2014 के नन्ही परी मामले पर सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। इस मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि लापरवाही, पैरवी और सरकार की नाकामी से आरोपी बरी हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में महिलाओं पर अपराध बढ़ रहे हैं और सरकार सच से मुंह मोड़ रही है। हाई कोर्ट ने जो है एडीजे जो स्पेशल थे, उन्होंने जो कल्प्रिट था उसको सजाए मौत सुनाई थी और हाई कोर्ट ने भी उस पर अपनी कंसेंट जारी की थी। ऐसा क्या हो गया सरकार की तरफ से? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करती है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार के लचीले रवैये की वजह से 11 साल से न्याय की आस में बैठे 6 साल की बच्ची के माँ बाप के हाथ निराशा लगी और उस जिस दिन से ये जो है ऑर्डर सामने आया है, वो लोग पिथौरागढ़ से लेकर के देहरादून, हल्द्वानी, हर जगह नन्ही परी, जस्टिस फॉर नन्ही परी, जस्टिस फॉर अलीशा के नाम से कैंपेन चल रहा है। हजारों की संख्या में लोग उसमें अपनी सहभागिता दिखा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो राज में महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति जो अपराध है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है और ये इसके आंकड़े हमारे पास हैं। उत्तराखंड के मसूरी में मूसलाधार बारिश और भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इसको लेकर प्रशासन और राज्य सरकार कार्रवाई में जुटी हुई है। तो वहीं श्वैली ब्रिज हल्के और दोपहिया वाहनों के लिए खोल दिया गया है। साथ ही खाद्य और ईंधन आपूर्ति दोबारा शुरू हो गई है। एसडीएम मलबा हटाने और राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ सर, मेरे घर टूट गया, ऊपर से पूरा आके दब गए, सामान, राशन पानी, लत्ते, कपड़े उसी में है सर। कुछ भी नहीं निकल पाए हम, ना कुछ बचा पाए और ना तो किसी ने, कोई हमारे पड़ोसी ने भी कोई नहीं आया कि मदद करने के लिए। बस हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमारा मदद करे, हमें हेल्प करे, हमारा थोड़ा बच्चों का, छोटे छोटे बच्चे हैं उन बच्चों की तरफ देखे। और जी 15 तारीख रात में जो क्लाउड बर्स्ट की घटना हुई, इससे मसूरी और देहरादून सभी क्षेत्रों में काफ़ी जो है तबाही हुई थी। तो सबसे पहले हमारा फोकस था कि मसूरी जो कट ऑफ हो गया था उसको देहरादून मेन लैंड से कनेक्ट करना। तो उसमें हमने काफ़ी युद्ध स्तर पे सारे डिपार्टमेंट्स, PWD वगैरह ने खास करके बहुत इफेक्टिव कार्य किया, जिसकी वजह से हम मसूरी का जो ट्रैफिक हम कल खोल पाए हैं लाइट व्हीकल्स के लिए। तो मसूरी में एसेंशियल जो, जिसकी वजह से सारे टूरिस्ट पर्यटक फंसे हुए थे, वो लोग चले गए। जितने भी हमारे एसेंशियल लोग जिनको जाना आना था, इवन एम्बुलेंसेज, तो वो सब अब सुचारू हो चुकी है, डॉक्टर्स वगैरह सब पहुँच गए हैं। इसके अलावा मसूरी में कई कट ऑफ होने की वजह से जो दूध, सब्जी और जो है फ्यूल की दिक्कत हो गई थी। तो दूध सब्जी तो पहुंच गई है। इवन फ्यूल के लिए जो हमारा भारी वाहनों के लिए दूसरा मार्ग है, अल्टरनेट मार्ग ऋषिकेश, चंबा, धनौल्टी होते हुए, तो वो खुल गया है हेवी व्हीकल्स के लिए। तो उसके माध्यम से हमारे ऑयल टैंकर्स भी जो हैं वो आज पहुंच गए हैं। कुछ जो है अभी नेक्स्ट हाफ एन आवर 1 आवर में पहुंच जाएंगे और बाकी शाम तक पहुंच जाएंगे। इसके अलावा गैस की दिक्कत थी, तो उसके संबंध में भी हमारी बात हो चुकी है एरिया मैनेजर से, तो वो भी हमारा जो है कल तक बिल्कुल हमारे यहाँ पे सबको सुचारू रूप से मिलते रहेगा। इसके अलावा जो किमाड़ी बाईपास जो मसूरी के लिए अल्टरनेट रोड है, वो भी नेक्स्ट 1 वीक के अंदर खुल जाएगी, तो जिससे मसूरी में व्यवस्थाएं पूर्ण जो नॉर्मल की तरफ है उसकी तरफ हम बढ़ पाएंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी आज हरिद्वार पहुंचे और इस दौरान उन्होंने नवरात्रि से पहले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि तेज बारिश से मार्ग बाधित हुआ है, लेकिन प्रशासन और आपदा प्रबंधन सक्रिय है। यात्रा पूरी तरह सुचारू रूप से जारी है और सभी व्यवस्थाएं समय पर दुरुस्त हो रही हैं।
देवी मंदिर यहाँ पर एक तो प्रख्यात और प्राचीन मंदिर है और पूरे देश भर से, पूरे देश दुनिया से लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। ये हमारे पास में श्री बद्री केदार मंदिर समिति को माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर जो है कि 2 तारीख को हमने इस मंदिर को टेक ओवर किया था और तब से लेकर लगातार जो है इसका प्रबंधन जो है श्री बद्री केदार मंदिर समिति देख रही है। अभी आगामी जो है कि एक जो नवरात्रे यहाँ पर प्रारंभ होने वाले हैं और आप सब जानते हैं कि पूरी देश दुनिया से जो है कि लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। उसी निमित्त आज जो है मैं मंदिर का बद्री केदार समिति क्योंकि इसका प्रबंधन कार्य देख रही है, तो उसी निमित्त में आज जो है कि मंदिर में व्यवस्थाएं और निरीक्षण के लिए यहाँ पर आया हूँ कि क्या व्यवस्थाएं, क्योंकि काफी संख्या में यहाँ पर तीर्थयात्री पहुंचते हैं, उनकी आस्था से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग प्रबंधन देख रहे हैं। तो प्रबंधन के नाते आज सारी व्यवस्थाओं को लेकर अभी मौके पर जा रहा हूँ, उसका निरीक्षण वगैरह करेंगे वहाँ पर। हाँ, वहीं पर जो है कि संबंधित प्रशासनिक अधिकारी भी आज हमारे साथ में हैं और जो भी वहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं करनी है आगे के लिए किस तरह का करना है, क्योंकि लाखों की संख्या में पूरी देश दुनिया से जो है कि यहाँ पर तीर्थयात्री आते हैं और अभी उन सबको मद्देनजर देखते हुए जो भी आगामी पिछले दिनों आपने देखा कि मनसा देवी में भी इस प्रकार की घटना रही थी, तो लोगों की भीड़ भाड़ के कारण, तो वो सभी व्यवस्थाओं को देखते हुए ऐसी कोई भी कुछ इस तरह की कोई दुर्घटना ना हो, क्या वहाँ पर चीजें जो है कि और दुरुस्त ठीक की जा सके, तो उसको लेकर वहाँ पर मौके पर स्थलीय निरीक्षण के बाद हम लोग इस पर सर निरीक्षण के लिए आप पहुंचे हैं, आज क्या रूपरेखा रहने वाली है पूरे कार्यक्रम की? देखिए, जो माँ चंडी देवी मंदिर है, आप सब जानते हैं कि एक बहुत ही पौराणिक और बहुत पुराना मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है और लोगों की लाखों लोगों की आस्थाएं जो है कि इस मंदिर से जुड़ी हुई है। देश भर से, देश दुनिया से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और नवरात्रि भी आने वाले हैं। 2 जुलाई को जो कि हमने मंदिर टेक ओवर किया था श्री बद्री केदार मंदिर समिति के पास माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद में जो है कि फिलहाल प्रबंधन का कार्य जो है कि हमारे पास है। उसी निमित्त जो है कि अभी नवरात्रि प्रारंभ होने वाले हैं। आप जानते हैं कि देश भर से लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं। उसी निमित्त वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को देखने के लिए लगातार सर बारिश आ रही है, पहाड़ पे हालात खराब हैं, आप केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति के चेयरमैन भी हैं, किस प्रकार सर वहाँ पर क्या व्यवस्थाएं चल रही है सर आप पर इस प्रकार से? देखिए, ये बात सही है, उच्च हिमालय क्षेत्रों पर हमारे जो 4 धाम है, श्री बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, यमुनोत्री, गंगोत्री, लेकिन बद्रीनाथ केदारनाथ रूट पर अभी इस बार जो है जो इच्छा से अधिक जो है कि बारिश वहाँ पर हुई है, लेकिन लगातार शासन प्रशासन आपदा प्रबंधन और पूरा जो सिस्टम है वो जो है रोडों को वहाँ पर खोल रहा है। लेकिन फिलहाल जो है रास्ते वहाँ पर कई जगह पर बंद है, लेकिन यात्रा भी सुचारू रूप से चल रही है क्योंकि दूसरा पड़ाव जो है यात्रा का प्रारंभ हो चुका है 6 तारीख से और अच्छी संख्या में जो है कि यात्री वहाँ पर पहुँच रहे हैं और चार्टर्ड की सेवाएं जो वो भी 16 तारीख से जो है कि वहाँ पर प्रारंभ होगी। रात स्टार्ट होने वाले हैं, लगातार आप भ्रमण आज कार्यक्रम होगा आपका सर, अधिकारियों को क्या यहाँ पर मंदिर जो समितियां हैं उन्हें क्या निर्देश देने वाले? नवरात्रा एक सनातन धर्म और हिंदुओं का एक बहुत ही बड़ा त्यौहार, माँ भगवती माँ देवी की आराधना और सभी लोग करते हैं और इस त्यौहार पर मैं सभी से आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि माँ भगवती की सब पर कृपा बनी रहे और भगवान ने इस बार जो है माँ से प्रार्थना भी करते हैं कि जिस प्रकार प्रकृति ने देखिए इस बार बड़ी बारिश जो है इस तरह से किया है कि काफ़ी जानमाल का नुकसान भी हुआ और अब बस इसको जो कि कम करना चाहिए और सभी लोगों की जो है घर पर सभी देशवासियों प्रदेशवासियों के लिए मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि सबके जो है मनोकामना पूरी हो और सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें। तो ये थे हमारे साथ बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी जी अपने सहयोगी के साथ। मैं हर्ष सैनी, जनता टीवी हरिद्वार। सर हेमंत द्विवेदी जी हरिद्वार पहुंचे हैं निरीक्षण के लिए, किस प्रकार देख रहे हैं आप, उनके साथ रहने वाले हैं पूरे इस भ्रमण कार्यक्रम के दौरान? ऐसा है, 2-3 दिन बाद नवरात्रि का त्यौहार शुरू हो रहा है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और क्योंकि चंडी देवी में इस दौरान लाखों लोग आते हैं तो उस व्यवस्था हेतु आज माननीय अध्यक्ष जी आए हैं और उसका निरीक्षण करेंगे, वहाँ व्यवस्था की जानकारी लेंगे, हम लोग उनके साथ रहेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर डीएम आपदाग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने हेली सेवा छोड़कर पैदल रास्ता अपनाया। इसको लेकर डीएम सविन बंसल ने पैदल मार्ग नापकर प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया और लोगों की समस्याएं सुनी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए जनता टीवी।